वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो लेगी। सो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी। चैप्टर फर्स्ट में 5 सेक्शन इंक्लूडेड है, सेक्शन 1 टू सेक्शन 5, पर आज हम सिर्फ सेक्शन 4 सेक्शंस ही कवर करेंगे। सेक्शन 2 को यानी कि डेफिनेशन वाले सेक्शन को आज हम कवर नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 के साथ। तो सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। तो ये बोलता है कि सबसेक्शन 1 जो है वो बोलता है कि इस एक्ट को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कहा जा सकता है। और सबसेक्शन 3 बात करता है कमेंसमेंट की। तो ये कहता है कि ये अप्रैल 1 1974 को इन्फोर्स हो चुका है, मतलब अब तो हो चुका है। तो अप्रैल 1 1974 से ये एक्ट कमेंस हो चुका है। अब बात आती है कि इनैक्ट कब हुआ था। तो ये इनैक्ट हुआ था 25 जनवरी 1974 को, बट ये कमेंस 1 अप्रैल 1974 को हुआ था। तो अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सटेंट। एक्सटेंट की बात सबसेक्शन 2 में की गई है, जो बताता है कि ये होल ऑफ इंडिया तक एक्सटेंड होगा। तो पहले इसमें एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ये वर्ड्स भी ऐड थे। तो इसका मतलब 2019 से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता था, बट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये इन वर्ड्स को ओमिट कर दिया गया, जिसके बाद से अब ये एक्ट जम्मू कश्मीर में भी ठीक उसी तरीके से लागू होता है जिस तरीके से ये पूरे भारत में लागू होता है। उसके बाद प्रोवाइसो कहता है कि ये कोड के जो प्रोविजंस हैं, ये कोड के प्रोविजंस जो हैं अदर देन चैप्टर 8, 10 और 11, तो इस कोड के जितने भी प्रोविजंस हैं चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़कर वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब ऊपर तो इन्होंने ये बोल दिया सबसेक्शन 2 में कि ये पूरे भारत में लागू होगा, पर इसका एक एक्सेप्शन भी है। इसके प्रोविज़न स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होंगे, पर इसके 3 चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 8, 10 और 11 ये इस पे लागू होंगे। अब आगे बात करता है कि जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो वो नोटिफिकेशन निकाल कर स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में भी इसके कुछ प्रोविज़न जो वो चाहती है वो अप्लाई कर सकती है। अब इसमें आगे बताया गया है कि अगर वो चाहे तो वो उसे मॉडिफिकेशन के साथ भी अप्लाई करवा सकती है, या फिर एज इट इज़ जैसा भी है वो वैसे भी अप्लाई कर सकती है, और वो चीज़ वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड करेंगी। तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये जो एक्ट है वो पूरे भारत पे लागू होगा, पर इसका एक एक्सेप्शन भी है। इसके प्रोविजंस चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को छोड़कर इस कोड के कोई भी प्रोविज़न स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होंगे। बट स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो नोटिफिकेशन निकाल के इसके किसी भी प्रोविज़न को या फिर किसी भी प्रोविज़न के किसी भी पार्ट को अपने स्टेट ऑफ नागालैंड या फिर ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई करवा सकती हैं, और या तो वो चाहें तो मॉडिफिकेशन करके, या फिर एज इट इज़ जैसे वो चाहती है कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, वो उस तरीके से उसको अप्लाई करवा सकती हैं, और वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड कर देंगी जैसे भी वो अप्लाई करवाना चाहेंगी। जनरली जो चैप्टर 8, 10 और 11 है वो उन पे लागू होता है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताता है कि ट्राइबल एरियाज़ का मतलब क्या होगा। तो ये सिंपली ये बोल रहा है कि 21 जनवरी 1972 से इमीडिएटली जो पहले जो टेरिटरीज ट्राइबल असम के ट्राइबल एरियाज़ में इंक्लूड हो गई थी, उन टेरिटरीज़ को ट्राइबल एरियाज़ माना जाएगा। उन टेरिटरीज़ को छोड़कर जो कि शिलोंग की म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट में जो आती हैं, अगर कोई टेरिटरी शिलोंग की म्यूनिसिपैलिटी की लोकल लिमिट्स में अगर आ जाती है
तो वो ट्राइबल एरिया नहीं कहलाएगी। बट अगर वो 21 जनवरी 1972 से पहले, इमीडिएटली पहले अगर असम के ट्राइबल एरियाज़ में इंक्लूड हो गई है और अगर वो शिलोंग के म्यूनिसिपल एरिया में नहीं आती है तो फिर वो ट्राइबल एरिया कहलाई जाएगी। तो ये बात करता है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो हमारा सब सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये रेफरेंसेस की बात कर रहा है कि अगर कहीं पर मजिस्ट्रेट लिखा गया है तो उसको किस तरीके से कंस्ट्रू करा जाएगा। तो अगर कहीं पर मजिस्ट्रेट लिखा गया है तो अगर हम उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेफरेंस में अगर देखें तो इसका मतलब वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, तो हम उस मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरह से कंस्ट्रू करेंगे। बट अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं जो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो हम मानेंगे कि वो जो मजिस्ट्रेट है उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में बात की जा रही है। आगे बोलता है कि अगर कहीं पर रेफरेंस दिया गया है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास का, तो अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो हम मानेंगे कि वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। पर अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर का कोई एरिया है, मतलब दूसरा कोई एरिया है अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो फिर मानेंगे कि वो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात हो रही है। तो सी बोल रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात होती है तो हम उसे किस तरीके से कंस्ट्रू करेंगे। तो अगर वही सेम चीज़ अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो हम उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरह से कंस्ट्रू करेंगे। बट अगर वो कोई अदर एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया से कोई अदर एरिया है, तो हम उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तरह से कंस्ट्रू करेंगे। ऐसी बात होती है कि अगर कहीं पर कोई वर्ड इस्तेमाल है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, तो अगर वो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेफरेंस में या फिर उसके रिलेशन में यूज़ कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो उसे कंस्ट्रू किया जाएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरह से। दूसरा बोल रहा है कि अगर कहीं पर कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ किया गया है, कहीं पर ऐसा रेफरेंस दिया गया है जहाँ पर लिखा गया है कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, तो अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में है तो हम उसे बोलेंगे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कंस्ट्रू करेंगे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सब सेक्शन 3 जो है ऑफ सेक्शन 3 ये बोलता है कि सेक्शन 3 बोल रहा है कि अगर अदरवाइज़ अगर कोई कुछ नहीं बताया जा रहा, तो किसी भी इनैक्टमेंट में जो कि पास हुई थी इस कोड से पहले, इस कोड के कमेंसमेंट होने से पहले अगर कोई इनैक्टमेंट थी और अगर उसके अंदर कोई रेफरेंस था, तो हम उसको किस तरीके से कंस्ट्रू करेंगे। अभी हमने क्या बात की, इस कोड की बात की कि इस कोड के अंदर अगर कोई ऐसा रेफरेंस होगा, जैसे कि अगर मजिस्ट्रेट अगर कोई रेफरेंस है तो हम उसको किस तरीके से कंस्ट्रू करेंगे। तो वही बात थी कि अगर वो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरह से कंस्ट्रू करेंगे। बट अगर हम अदर एरिया की बात कर रहे हैं अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो फिर हम उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरह से कंस्ट्रू करेंगे। बट अब बात आती है कि अगर कोई ऐसा इनैक्टमेंट है जो कि इस कोड के पहले आया था और अगर उसके अंदर कोई रेफरेंस दिया गया है उस इनैक्टमेंट के अंदर, तो उसको किस तरीके से कंस्ट्रू किया जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर उस इनैक्टमेंट में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा गया है तो उसे कंस्ट्रू किया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगर कहीं पर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा गया है तो उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहेंगे। अगर कहीं पर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास या फिर थर्ड क्लास लिखा है, अभी हमारे में मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास नहीं होता, सिर्फ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास होता है। बट अगर कहीं ऐसे इनैक्टमेंट में मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास अगर लिखा है तो हम उसे कंस्ट्रू करेंगे कि वो यूज़ हो रहा है जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के रेफरेंस में, कंस्ट्रू करेंगे उसको। ये कह रहा है कि अगर कोई कहीं पर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है तो हम उसको कंस्ट्रू करेंगे कि वो वहाँ पर जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब आगे क्लॉज डी है वो ये कहता है कि
एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेफरेंस में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास यूज़ हो रहा है तो उसे कंस्ट्रू करेंगे कि वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरह से उसे कंस्ट्रू किया जाएगा। तो वो एरिया को, वो जो एरिया है उसे अभी अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंक्लूड किया गया है। और अगर कोई रेफरेंस दिया जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में, अगर कोई रेफरेंस दिया जाता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास का, तो हम उसे कंस्ट्रू करेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरह से, जो कि उस जुरिस्डिक्शन के अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा होगा। अब सेक्शन 4 आ जाता है। तो सब सेक्शन 4 बेसिकली फंक्शंस की बात कर रहा है कि अगर कोई फंक्शंस हैं जो कि इस कोड के अलावा अगर किसी लॉ के अंदर अगर कोई फंक्शन बताए गए हैं मजिस्ट्रेट, तो वो कौन सा मजिस्ट्रेट जो है वो एक्सरसाइज करेगा। तो एक क्लॉज बोल रहा है कि अगर कोई एप्रिसिएशन या शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस का कोई है, या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजन, मतलब डिसीजन को फॉर्मुलेट करना, पनिशमेंट देना, पेनल्टी देना, या फिर किसी पर्सन को डिटेंशन करना, मतलब डिटेंशन इन कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल वगैरह में जो डिटेंशन होता है वो करना, या फिर ट्रायल कोर्ट के सामने ट्रायल के लिए भेजना, अगर ये सारे अगर फंक्शंस हैं तो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट परफॉर्म करेगा या फिर ये जुडिशल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगा। पर बी क्लॉज बोल रहा है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जैसे कि लाइसेंस ग्रांट करना, सस्पेंशन कैंसिलेशन करना, या फिर सैंक्शनिंग करना प्रोसिक्यूशन की, या फिर प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ वगैरह करना, तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगा। तो बेसिकली इसमें फंक्शन बताए जा रहे हैं कि अगर किसी लॉ के अंदर बोला गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो ये फंक्शन एक्सरसाइजेबल होगा, तो वो मजिस्ट्रेट हम कैसे कंस्ट्रू करेंगे। तो अगर वो एप्रिसिएशन, एविडेंस के एप्रिसिएशन वगैरह का कोई फंक्शन है, या फिर डिसीजन का कोई फंक्शन है, कोई पनिशमेंट पेनल्टी का अगर फंक्शन है, एक्सेट्रा, अगर ऐसे फंक्शन है तो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा एक्सरसाइजेबल होंगे। और अगर वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शन है तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा एक्सरसाइज किए जाएंगे। दैट्स इट सेक्शन 3। तो ये बोलता है कि ट्रायल जो है वो किस तरीके से होंगे। सेक्शन 4 बात करता है कि जो आईपीसी या फिर कोई अदर लॉज में ऑफेंसेस हैं उनके ट्रायल की बात करता है। तो सब सेक्शन 1 कह रहा है कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं, ये शैल बी वर्ड यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये मैंडेटरी है। तो ये बोल रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस आईपीसी के अंदर हैं उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और या फिर कुछ अदरवाइज जो है वो डील किया जाएगा उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पर कंटेन किए गए हैं। इसका मतलब जो सीपीसी में प्रोविजंस कंटेन किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस के द्वारा, उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उन ऑफेंसेस का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जाएगी। अब सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर अदर लॉ के अंदर कोई ऑफेंसेस हैं तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी जो है वो इन्हीं प्रोविज़न, मतलब सेम प्रोविजंस के अकॉर्डिंग की जाएगी जो कि इस कोड के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। पर अगर किसी इनैक्टमेंट में ये बताया गया है कि किस मैनर में उसको इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर या फिर ट्राई या फिर अदर जो उसके ऑफेंसेस से अदरवाइज़ कुछ अगर डील होता है, तो अगर उसके अंदर ये मैनर बता दिया गया है कि किस तरीके से ये रेगुलेट किए जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो उसी तरीके से रेगुलेट किए जाएंगे और सीआरपीसी के प्रोविजंस उस पर अप्लाई नहीं होंगे। यानी कि जो प्रोविजंस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड है वो उस पर अप्लाई नहीं होंगे, फिर वो उसी तरीके से डील किए जाएंगे जिस तरीके से उसमें बताया गया है कि किस मैनर में वो किए जाएंगे। ठीक है, हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 सिर्फ एक सेविंग क्लॉज है जो कि ये बात करता है कि इस कोड के अंदर कुछ भी, अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है कॉन्ट्ररी के अंदर, ठीक है, अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न कॉन्ट्ररी में एब्सेंस है,
तो वो किसी भी स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ को या फिर किसी भी स्पेशल जुरिस्डिक्शन या फिर पावर को जो कि कन्फर की गई है इन लॉ द्वारा या फिर किसी भी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर या फिर कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है किसी लॉ ने, तो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। वो एज इट इज़ वैसे ही चलेंगे जिस तरीके से वो CRPC आने से पहले जिस तरीके से डील हो रहे थे उसी तरीके से डील होंगे, और ये किसी भी ऐसे लॉ को या फिर प्रोसीजर को या फिर किसी भी स्पेशल जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। बस इसके अंदर यही बताया गया है, सेव किया जा रहा है। हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो आज हमने 5 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।